नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार G7 समिट जो कि कनाडा के एल्बर्टा में होने वाली है 15 से 17 जून तक। तो अगर आपने सिलसिलेवार तरीके से देखा हो तो पहले वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, पहले उन्होंने मोदी जी को इस लायक नहीं समझा कि मोदी जी बुलाए जाए, लेकिन उनको पता नहीं किसके प्रेशर में आकर कल उन्होंने उनको निमंत्रण भेजा मोदी जी को। मोदी जी ने उसको ट्वीट किया और आज कोई और अखबार नहीं बल्कि गार्डियन में एक स्टोरी छपी है कि मार्क कार्नी का जो ये डिसीजन था कि मोदी जी को बुलाया जाए, इसको लेकर बहुत सारा विरोध हो रहा है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन है, उसने काफी प्रोटेस्ट किया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ गार्डियन की उस स्टोरी के। गार्डियन अखबार है, ये देखिए, कनाडा's पीएम फेसेस बैकलैश फॉर इनवाइटिंग इंडिया's नरेंद्र मोदी फॉर G7 summit. Mark Carney has declined to answer if he believed Indian PM had any role in the number of Sikh in the murder of Sikh activist Hardeep Singh Nijjar. अब इसके कुछ और स्क्रीनशॉट्स हैं, लेकिन मैं आपको कुछ उसके पोर्शंस पढ़ के बता देती हूँ कि एक्चुअली जो वर्ल्ड सिख काउंसिल है, उन्होंने इसको लेकर बहुत ज्यादा ऐतराज जताया है। और उन्होंने क्या कहा है, मैं इसको एग्जैक्टली आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। इस पे सीधा सीधा जो तोहमत लगाई जा रही है नरेंद्र मोदी पर कि भारत की सरकार का इसमें हाथ था हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर में, और ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक मर्डर था, ये अच्छी बात नहीं है। और जो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो पैराग्राफ है, कार्नीज डिसीजन टू इनवाइट मोदी, मैं एग्जैक्टली पढ़ रही हूँ कोट करते हुए गार्डियन को। Carney's decision to invite Modi prompted an outraged response from the World Sikh Organization. For Sikhs in Canada, this is a betrayal, not just of our community, but of core Canadian values. Prime Minister Carney's decision to invite Narendra Modi while India continues to deny any role in the assassination of Bhai Hardeep Singh Nijjar and refuses to cooperate with the Canadian authorities is both shameful and dangerous. Its president Danish Singh wrote in a statement, ये एक लिखित स्टेटमेंट था डैनिश सिंह का, जो कि प्रेसिडेंट है वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने ये बात कही है। उनको मैं आगे भी कोट कर रही हूँ, कहा है, we could never welcome leaders from Russia, China or Iran under such circumstances. Yet India has done far more on Canadian soil in terms of foreign interference and transnational repression, including orchestrating murders, and is being rewarded with a red carpet welcome. डैनिश सिंह ने ये कहा कि देखिए, इतनी सारे ट्रांसग्रेशंस भारत ने किए, लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री के लिए हम लाल रंग की कालीन बिछाकर और उनका स्वागत कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। Carney's decision comes as his new government looks to ease tensions with other countries feuding with Canada. अब आपने देखा होगा कि कल मोदी जी ने भी ट्वीट किया और जैसे ही वो खुश हो गए कि भाई वहां से इनवाइट आ गया हमको, और उन्होंने तुरंत एक ट्वीट लिखा कि भाई वहां से फोन कॉल आया हमको। लेकिन अब मार्क कार्नी को जिस तरीके का विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वो अपने आप में क्या कहता है कि मोदी जी की ये G7 की जो समिट है ये कैसी होने वाली है। आई एम श्योर वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक फ्लैग्स भी लगाएगा, विरोध भी करेगा, स्लोगनियरिंग भी होगी, और सबसे बड़ी मजेदार बात है कि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी होंगे। क्या कुछ कहा जा सकता है ये पता नहीं है, लेकिन क्या मोदी जी G7 में जाकर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। डॉक्टर आफ्ताब कमल पाशा, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट और डिप्लोमेट हमारे साथ हैं। डॉक्टर पाशा, आपका स्वागत है। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा है, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर पाशा से शुरू करती हूँ कि डॉक्टर पाशा, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के डैनिश सिंह जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने जिस तरीके का खंडन किया है और मार्क कार्नी का विरोध किया है कि आपको नहीं बिछाना चाहिए था रेड कार्पेट नरेंद्र मोदी के लिए, इंडियन वैल्यूज के खिलाफ है, ये कितना गंभीर डेवलपमेंट है अपने आप में? जी, ये वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन पहले भी कनाडा के प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि ये इनविटेशन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मत भेजिए। ये हरदीप सिंह निज्जार के मामले में भारत सरकार कनाडा की सरकार से कोऑपरेट नहीं कर रही है। अभी तक ये मामले में जो कुछ भी कनाडा की पुलिस चाहती थी वो अभी तक उनको नहीं मिली है बोल के काफी एतराज कर रहे थे। लेकिन मार्क कार्नी वहाँ के प्रधानमंत्री इसको इग्नोर करके, बाईपास करके प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया है। वो उन्होंने 3 कारण बताए। उन्होंने एक पहला कारण ये बताया कि भारत दुनिया की
पांचवी बड़ी इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और जीडीपी वगैरह। ट्रिलियंस का बात नहीं बताया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि भारत सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, जो कि चाइना से भी आगे बढ़ के है। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि सप्लाई चेन में भारत जो है बहुत महत्वपूर्ण देश है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये सभी को पता है कि भारत की आबादी कितनी है और भारत की इकोनॉमी कितने ट्रिलियन की है और कितनी तेजी से बढ़ रही है और सप्लाई चेन में कितना महत्वपूर्ण भारत रोल अदा करता है, चाहे वो आईफोन्स में हो या दूसरे पदार्थों में है। लेकिन असल बात ये है कि ये समिट जो है पूरे रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर इकोनॉमी के अलावा यूक्रेन पे फोकस होगी, क्योंकि पहली बार यूक्रेन को निमंत्रण दिया गया है। हालांकि वो किसी भी आंकड़ों से G7 के मुकाबले में या गेस्ट देशों के मुकाबले में वो कहीं भी नहीं उस फहरिस्त में आता। तो यूक्रेन को निमंत्रण देना जो है बहुत उनके नजरों में महत्वपूर्ण है और भारत को 11th आवर पे निमंत्रण देना मैं समझता हूं कि भारत को आमादा करना है कि आपकी नीति जो भी है रूस के साथ, चीन के साथ, यूक्रेन के साथ, वो हमें पसंद नहीं है। आप ना इधर हैं ना उधर हैं, आप मध्यस्थता भी करते हैं और जंग के खिलाफ भी हैं और रूस से तेल भी खरीदते हैं और हथियार भी खरीदते हैं और आपकी गहरी दोस्ती भी है वगैरह बोल के। तो अब जो यूनिटी उभर के जो आ रही है अमेरिका और कनाडा और जो G7 और नाटो के बीच में, जिस तरह से तेज रफ्तार से बमबारी हो रही है रशिया की अंदर तक ड्रोन्स और सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स भेज के, तो जो अमेरिका और वेस्ट यूरोप समझते हैं कि रूस के पुतिन जो है उनका सीज फायर ऑफर नजरअंदाज कर दिया और वो जंग जारी रखना चाहते हैं और यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और एक ही मात्रा उनको हम समझा सकते हैं, वो जारी रखेंगे जंग। और ये खुल के जो है अब नाटो और रूस के बीच में जंग शुरू हो गई है ओपनली। अब तक तो हथियार सप्लाई करते थे, इंटेलिजेंस सप्लाई करते थे, तो अब मुझे लग रहा है कि ये समिट जो अल्बर्टा कनाडा में होने वाली है, ये यूक्रेन के ऊपर फोकस करेंगे और भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो भी कहते हैं यहाँ, वो पॉलिसी को नजरअंदाज करके वो अमेरिका के या वेस्ट यूरोप के कैंप में खींचने की कोशिश जरूर होगी। दूसरी बात यह है कि ये हरदीप सिंह निज्जार का मामला जो है और पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि कनाडा की पुलिस का मानना है कि इनकी हत्या जो है हाईएस्ट लेवल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ऑफिशियल बोले तो या तो प्रधानमंत्री या तो होम मिनिस्टर या तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या तो फॉरेन मिनिस्टर, ये 3-4 ही हाईएस्ट ऑफिशियल्स हो सकते हैं जो इसके हत्या में परमिशन दिए होंगे। और इस सिलसिले में 4 भारतीय जो कनाडा में रहते हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ के दौरान काफी कुछ कनाडा पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली है, जिस बेसिस पे पिछले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि ये सिर्फ भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है बोल के। और कनाडा की पुलिस जो है अब तस्दीक कर दी है कि हाईएस्ट लेवल्स ऑफ इंडियन ऑफिशियल्स इसमें शामिल थे। तो अब चूंकि वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन दानिश सिंह की अपील को ठुकरा दिया गया है और वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मार्क कार्नी ने इनको इग्नोर करके मोदी को रेड कार्पेट देने का निमंत्रण दिया है और आ रहे हैं बोल के, तो ये जो है मामला पेचीदा होता जाएगा, क्योंकि सिख ऑर्गेनाइजेशन अब जो है
आगे और तेज करेगी अपनी कार्रवाई, चाहे प्रधानमंत्री की वहाँ प्रेजेंस में अल्बर्टा प्रोविंस में, और उसके बाद भी जो है उनके दीगर ये सिख ऑर्गेनाइजेशन के उनके हमराही पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज उनको भी सपोर्ट करेंगे, जो कार्नी के क्रिटिक्स हैं, अपोजिशन में भी हैं, और इन सबको मिलके बहुत पेचीदा होता जाएगा ये मार्क कार्नी को मामला, और शायद आगे चल के इनको काफी महंगा पड़ेगा ये इंटरनल पॉलिटिक्स में, क्योंकि सिख जो है काफी असरदार हैं, सिर्फ टोरंटो या ऑटोवा या मॉन्ट्रियल जैसे बड़े शहर ईस्ट में नहीं, बल्कि पूरे कनाडा में इनका दबदबा काफी महत्वपूर्ण है। तो सिख फैक्टर एक है, और अ, जो यूक्रेन का है, भारत डोलमोल जो इधर भी उधर भी करके अभी तक चला रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी, उसको क्लियर कट उनकी तरफ खींचने की पुरजोर कोशिश होगी मेरे ख्याल से। और तीसरी बात यह है कि जो डोमेस्टिक पॉलिसी है यहाँ की, अब धीरे धीरे हमारी फॉरेन पॉलिसी पे भी इम्पैक्ट कर रही है, चाहे वो यूएस कांग्रेशनल रिपोर्ट जो बीजेपी को जिम्मेदार ठहराई कि कम्युनल स्पीचेस बोल के उन्होंने सीट जीते, और उसके तहत सैंक्शंस थोपने की जो सलाह दी प्रेसिडेंट को, या जो गुप्ता जो रॉ एजेंट जिसके बारे में अमेरिका मोर इन्फॉर्मेशन चाहता है यादव के बारे में, उसका मामला भी पेचीदा होता जा रहा है। उसके अलावा अदानी का केस भी अभी लाइव है, तो जो करप्शन का चार्जेस में है ये सब जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी को की फॉरेन पॉलिसी पे काफी कंसेशंस देना पड़ रहा है, और आगे भी चल के काफी पेचीदगी भारत को सामना करना पड़ेगा। और ये सब जो है मेरे ख्याल से इंग्लिश में एक ही वर्ड है, अवॉइडेबल सिचुएशंस, ये बच सकते थे, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की एनडीए गवर्नमेंट यहाँ अंदरूनी पॉलिसी माइनॉरिटीज के खिलाफ और वोटों के लिए हिंदू मुस्लिम का इशू लेके पोलराइज कर रही है, और एनकाउंटर किलिंग और बुलडोजिंग और लिंचिंग और वगैरह वगैरह करके इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि ये पॉलिसी जो है इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी ले जाने लगे, और उस बेसिस पे ये नज्जार की हत्या हुई, और दूसरे मामलों में हम उलझ गए हैं, और हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है और कंसेशंस देना पड़ रहा है, और कॉम्प्रोमाइज कहाँ तक करेंगे हम, क्योंकि रूस के साथ हमारी दोस्ती स्ट्रेटेजिक है और हथियारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हथियार इस बड़ी तादाद में मात्रा में ना फ्रांस दे सकता है, ना अमेरिका दे सकता है, ना ब्रिटेन दे सकता है, ना कोई देश दे सकता है, और इतने कम दामों में और टेक्नोलॉजी के साथ। तो अगर अमेरिका और वेस्ट यूरोप के दबाव में आके हम रूस के खिलाफ या चीन के खिलाफ कदम उठाते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब एक तरफा पॉलिसी सिर्फ एक इंसान डिसाइड कर रहे हैं, ना इसकी बहस हो रही है पार्लियामेंट में, ना किसी और मोर्चे पे डिस्कशन हो रहा है। ये गलतियों पे गलतियां करके और गहराई और पेचीदगी को हम सामना करना पड़ रहा है, और आगे चल के और मुश्किलात इसमें पैदा होंगी। जी, मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, ये अजीब सी सिचुएशन हो गई है। पहले तो उनको न्योता मिला नहीं G7 का, मिला तो उसके बाद अब खुद वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, उनका भी विरोध हो रहा है। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन उनका विरोध कर रहा है। ये कैसी स्थिति हो गई है मोदी जी के लिए? क्या मोदी जी के लिए G7 जाना अब एक अभिशाप होगा? क्योंकि वहां पे ट्रम्प भी आ रहे हैं, इधर से प्रोटेस्ट भी होगा। मार्क कार्नी के लिए भी पॉलिटिकली एक बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो चांस ले रहे हैं। कल भी हम और डॉक्टर पाशा इस चीज को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि उनको इनवाइट भी दिया, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पैरवी और दबाव के बाद वो इनवाइट दिया गया, और आज उसका नतीजा दिख रहा है कि इस
तरीके से वर्ल्ड सिक ऑर्गेनाइजेशन उनका विरोध कर रहा है मार्क कार्नी का, तो वो इस तरीके का पॉलिटिकल रिस्क क्यों लेंगे? और जबकि वहां पर पंजाबीज की और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, सिख्स की भी अच्छी खासी संख्या है, तो वो पॉलिटिकली इतना बड़ा रिस्क मार्क कार्नी क्यों लेने के लिए तैयार है? और क्या उनके लिए एक बहुत डिफिकल्ट सी स्थिति मोदी जी ने खड़ी नहीं कर दी? जी, मेरे ख्याल से मार्क कार्नी के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या भारत के भाजपा सरकार के लिए है। उसके सामने आगे कुआं पीछे खाई है। और आश्चर्य ये कि दोनों ने उसने खुद ही अपने ही गाढ़ी कमाई से खोदी है। पिछले 10 साल में आगे एक कुआं खोद लिया है, पीछे एक खाई खोद ली है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में वैचारिक अस्पष्टता के चलते भारतीय राजनीति कुछ अव्यवहारिक निर्णय लेने लगी है, जिसका अब उसका अंतरराष्ट्रीय खामियाजा भरना शुरू हो गया है। क्योंकि कुछ चीजें स्पष्ट होती हैं कि अपराध तभी होता है जब कोई कृति हो, मतलब इंग्लिश में कहें कि कोई एक्ट हो तभी वो क्राइम होता है। किसी के बारे में खराब सोचना या बोलना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। आपको एक उदाहरण देता हूं। भारत ने भी चीन से आए हुए तिब्बतियों को शरण दी है, अभी नहीं 1950 से दी हुई है, और उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दी हुई है। पर उनके राजनीति करने पर भारत ने पाबंदी भी लगाई हुई है। इसीलिए दिल्ली के चीनी दूतावास के सामने आए दिन तिब्बती प्रदर्शन भी करते रहते हैं। पर आज तक क्योंकि उन तिब्बतियों ने चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए चीन भी ज्यादा इस चीज को गंभीरता से नहीं लेता है। तो भारत सरकार को एक चीज गंभीरता से बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा कि कनाडा में भले 8 लाख सिख हैं, भले वहां की राजनीति में 28 सीटों पर सिख लोग ही जीत हार तय करते हों, पर उसमें से एक भी हिंदुस्तानी नहीं है, भारतीय नागरिक नहीं है। ऊपर से कनाडा ने आज तक कोई भी अधिकृत नीति भारत के खिलाफ, कनाडा की किसी सरकार ने भारत के खिलाफ कोई अधिकृत रूप से कोई भारत विरोधी नीति नहीं अपनाई है। यहां तक कि भारत को सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भी 1970 के दशक में कनाडा ने दिया था। 1980 के दशक में कनिष्क नाम का हवाई जहाज के बम कांड में कनाडा ने ही कनाडाई नागरिक इंद्रजीत सिंह को सजा भी दी थी। तो जब तक कनाडा की ऑफिशियल नीति भारत के विरुद्ध नहीं है, तब तक उनके अंदर उनके नागरिकों में क्या हो रहा है उससे भारत को ज्यादा आपत्ति नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारत ने पिछले 10 साल में ऐसी नाहक आपत्तियां की है, इसीलिए आज ऐसे धर्म संकट में फंसी है कि G7 में नहीं जाएंगे तो दुनिया में अलग थलग पड़ जाएंगे, और जाएंगे तो कनाडाई नागरिकों का विरोध का प्रदर्शन भी झेलने की संभावना उठ जाएगी। ऊपर से ट्रंप जबरदस्ती गले पड़ने वाले हैं कि सीज फायर तो मैंने करवाया, उसका क्रेडिट भी लेंगे, और ऊपर से ट्रेड और टैरिफ का दबाव भी बढ़ाएंगे हमारे प्रधान जी के ऊपर। तो इस परिस्थिति में भारत की राजनीति को भारत की भाजपा सरकार ने खुद ही अपना रायते में अपने खुद ही वो डूब रही है, खुद ही उनका फैलाया हुआ रायता है, अब उन्हीं के ऊपर उन्हीं के कपड़े को वो गंदा कर रही है। मेरे ख्याल से इनको समझना चाहिए कि कोई भी देश हो, अगर उस देश की अधिकृत नीति हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ नहीं है, तो उस देश के नागरिक क्या करते हैं उससे हमको क्या लेना देना? हम क्यों उस चीज में पड़े? उस देश के नागरिक हैं, भले उनका नाम सुनने में लगे कि हिंदुस्तानी नाम है, हो सकता है सुनने में हिंदुस्तानी नाम है, ऋषि सुनक भी सुनने में तो हिंदुस्तानी नाम है, लेकिन वो हिंदुस्तानी थोड़े है। ऋषि सुनक तो इंग्लैंड का आदमी है, इंग्लैंड में पैदा हुआ है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है। तो केवल किसी का नाम हिंदुस्तानी जैसा हमको सुनने में लगता है, इसीलिए हम उसको कहें कि वो कहीं पर भी दुनिया में कुछ करता है तो हम उसकी आपत्ति लेंगे। एक हर चीज में एक सरकार नाम की चीज होती है। भारत में भी भारत की एक सरकार है, कनाडा में भी कनाडा की एक सरकार है। आज तक मुझे नहीं लग रहा है कि कनाडा सरकार की अधिकृत ऑफिशियल कोई ऐसी नीति है जो कि भारत के खिलाफ जा रही हो। जब सरकार की नीति खिलाफ में नहीं है, उनकी अंदरूनी राजनीति में 8 लाख लोग किस नागरिक का, किस धर्म के हैं, वो लोग, उन लोगों से 28 सीटें वो लोग जीता हरा रहे हैं, उन लोगों का नाम सुनने में हिंदुस्तानी लगता है, लेकिन है तो कनाडा ही ना, उससे हमको क्या लेना देना? हम काहे के लिए उसमें आपत्ति उठाएं? लेकिन ये होने के बावजूद ये स्पष्ट है कि पिछले 10-12 साल में, क्योंकि अपने आप को ये विश्व गुरु साबित करने के चक्कर में चले, इसीलिए मेरे बारे में कहीं कोई अगर गलती से भी कुछ बोलेगा तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो आप अपने आप का, मतलब आपका जुरिस्डिक्शन, जो आपका कार्य क्षेत्र है, वो तो हिंदुस्तान है। आप हिंदुस्तान से बाहर दूसरे देश में तो जाके किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि दूसरे देश में तो भाजपा की सरकार नहीं है, तो वहां पर तो आप ईडी नहीं भेज सकते, वहां पर तो आप सीबीआई नहीं भेज सकते। तो आप अपने देश में ही अपने अधिकृत, हमारी सीमाएं क्या है हमें जान के रखनी चाहिए।
हम किस क्षेत्र में, मतलब आप सचिन तेंदुलकर कहे कि मैंने 12-15 हजार रन बनाया है तो कोई मानेगा, लेकिन सचिन तेंदुलकर कहे कि मैं 50 गोल भी भारत के लिए किया हूं तो फुटबॉल खेला ही नहीं है। तो भारत की सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसका ज्यूरिसडिक्शन, उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो भारत के सीमा में है। भारत से बाहर कोई काम अगर भारत विरोधी उनको लगता है कि कोई काम हो रहा है तो वहां के सरकार के माध्यम से उसको ठीक करवाना चाहिए, न कि वहां के किसी नागरिक को, क्योंकि सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका नाम सुनने में लगे कि हाँ हिंदुस्तानी नाम है, इसीलिए हम उसके ऊपर यहीं पर बैठे बैठे उसको उसको उसके ऊपर कार्रवाई करने जाएं, तो वो वहां के किसी न किसी कानून का उल्लंघन हो जाएगा। फिर वहां की सरकार और आपके सरकार के बीच में एक अनावश्यक विवाद पैदा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमें पता है कि कोई कनाडा में जो सिख रह रहे हैं वो कोई पिछले 10 साल से ही तो नहीं रह रहे हैं, बहुत पहले से रह रहे हैं। 1980 के दशक में वहीं पर तो भारत का जो एयर इंडिया का कनिष्क हवाई जहाज पे बमबारी हुई थी, वो भी तो कनाडा के धरती से ही हुई थी, कनाडा से ही विमान आ रहा था। लेकिन कनाडा की सरकार ने उस बम कांड में वो जो भी वहां का नागरिक था इंद्रजीत सिंह नाम का, उसको सजा भी दिलवाया था। तो सरकार के नाते अगर कनाडा की सरकार भारत के सरकार के साथ चल रही है और वो ऐसी नीति नहीं बना रही है कि भारत को कोई दिक्कत हो, तो वहां के नागरिक कुछ कर रहे हो उस पर ज्यादा भारत को आपत्ति नहीं लेनी चाहिए। दुर्भाग्य से पिछले 10 साल में इन्होंने आपत्ति ली है, कनाडा में भी आपत्ति ली है और अमेरिका में भी आपत्ति ली है। सिर्फ आपत्ति नहीं ली है, यहां तक चले गए कि हम वहां पर जाके कोई कार्रवाई करेंगे। यहाँ जैसे हम ईडी और सीबीआई को भेज देते हैं, वहां पर भी हम अपने किसी को भेज के कार्रवाई करेंगे। तो वो कार्रवाई करेंगे तो वहां की सरकार है, वहां पर आपकी सत्ता नहीं है। न तो कनाडा में एक भी एमपी भाजपा का है, न तो अमेरिका में एक भी राज्य की सरकार भाजपा के अंदर है। तो वहां पर आपका अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर काम करने जाएंगे तो अनावश्यक रूप से दो देशों के बीच में संबंध बिगड़ेगा और ऐसी स्थिति का निर्माण होगा कि G7 में, हालांकि आप उसके सदस्य नहीं हैं, आपको नहीं भी बुलाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, असल में नहीं बुलाता तो ठीक रहता। इसीलिए एक हफ्ता पहले भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा, ऐसे ही बिना मतलब के भारत के ओर से सरकारी क्या कहते हैं आधिकारिक रूप से कहा कि शायद भारत के प्रधानमंत्री जी G7 में नहीं जाएंगे क्योंकि आप उसके सदस्य नहीं है। तो जहां आप सदस्य नहीं है वहां आपको बुला रहा है, इसका मतलब ही है कि आपको एक क्या कहते हैं एक ऑकवर्ड सिचुएशन में, एक अटपटे जगह पर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश सिर्फ कनाडा नहीं कर रहा है, वो कोशिश अमेरिका भी कर रहा है, वो कोशिश इंग्लैंड भी कर रहा है, वो कोशिश फ्रांस भी कर रहा है, क्योंकि आपका ये जो विश्व गुरु वाला जो डंका है वो सुन सुन के सबका कान पक गया है। आपको वो एक क्या कहते हैं फंसे हुए जगह पर फंसाना चाह रहा है। वो जान रहा है आपके सामने आगे कुआं पीछे खाई है, वैसे जगह पर आपको फंसा के आपसे पूछेगा कि अच्छा अब ये बताओ कि तुम ब्रिक्स में क्या कहते हैं चाइना और रशिया के साथ में हो या G7 में हमारे साथ हो तो उनके खिलाफ बोलो, उनके साथ हो तो हमारे खिलाफ बोलो। तो आप उनके घर पर जाके उनके खिलाफ भी नहीं बोल सकते, आप वहां से खड़ा होकर रशिया और चीन की आलोचना भी नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से ये जो G7 में प्रधान जी का जाना है, ये एक ऐसी स्थिति इनकी आने वाली है, अटपटी स्थिति, कि जिसको कहते हैं ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। उगलेंगे तब भी समस्या है, निगलेंगे तब भी समस्या है। मेरे ख्याल से इसमें कनाडा और क्या कहते हैं इंग्लैंड और अमेरिका, इन तीनों के राष्ट्राध्यक्ष ने मिलके भारत के प्रधान जी को एक अटपटी स्थिति में लाने के लिए इस कार्यक्रम में उनको निमंत्रण दिया है। अब उस निमंत्रण को ये ठुकरा भी नहीं सकते, जाना भी पड़ेगा। जाएंगे तो पहले, जाने से पहले हवाई जहाज से उतर के आप कार्यक्रम में जाते जाते हो सकता है, संभव है कि कनाडाई नागरिकों का आपको कोई ना कोई किसी तरह का क्या कहते हैं विरोध प्रदर्शन भी झेलने की संभावना है। उसके बाद जब बैठक में अंदर बैठेंगे तब ये लोग कहेंगे, ट्रंप उठ के कहेंगे कि भैया तुम्हारा और पाकिस्तान का तो सीज फायर मैंने करवाया। अब उसको ना भी नहीं बोल सकते, ट्रंप के सामने हाँ भी नहीं बोल सकते। तो ये बड़ी अटपटी स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं और मेरे ख्याल से ये खुद भाजपा सरकार का किया हुआ है। इनको अपनी विदेश नीति में ध्यान में रखना चाहिए था कि वैचारिक स्पष्टता रखनी चाहिए, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीजों में अनावश्यक आपत्ति नहीं लेनी चाहिए। आपके घर में चावल बन रहा है या रोटी बन रही है, मैं क्यों उसमें अपना सरगर्म करूं? आपके घर में जैसा आपका खाना ठीक लग रहा है आप बना रहे हैं, मैं क्यों प्रवचन दूं कि आपके घर में क्या खाना बनाना चाहिए? तो ये कारण से मेरे ख्याल से ये स्थिति में फंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मेरे ख्याल से इस विषय पर ज्यादा पाशा साहब बताएंगे, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति बिल्कुल, का बिल्कुल, असर क्या बिल्कुल। होने वाला है।
बिल्कुल, मैं अब पाशा साहब से ही अंतिम कमेंट लूंगी कि ये जो गार्डियन में जो स्टोरी छपी है और मोदी जी के अब जाने का समय भी हो रहा है, 15 से 17 के बीच में अल्बर्टा में ये G7 समिट है, और जिस तरीके का विरोध ऑलरेडी शुरू हो गया है, मार्क कार्नी को उसका सामना करना पड़ रहा है, वहां पर वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लेकर विरोध जता दिया है ऑलरेडी। तो मोदी जी क्या मुंह लेकर वहां पर पहुंचेंगे? अब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है वो जा ही क्यों रहे हैं, जब उनको पता है इस बात को लेकर कि भाई वहां ट्रम्प भी कुछ बोल सकता है, वहां पर पॉलिटिकली उनके लिए सिचुएशन बहुत हॉस्टाइल हो चुकी है, तो वो पोलाइटली मना क्यों नहीं कर देंगे? जी डॉक्टर पाशा। जी, अगर मेरे ख्याल से वो मना करते तो उनका जो विश्व गुरु का इमेज है भारत में, जो इतने साल बनाए रखे कि हम इतने सारे दुनिया के लीडर से हमने गले मिल के और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके और अच्छी दोस्ती का हाथ बटा के हमने पूरे विश्व में जो है इंडिया का झंडा आगे लेके जाके, जो कि पिछली कोई भी भारत की सरकार जहां नहीं पहुंची थी, हम पहुंच गए और भारत का नाम और निशान बुलंद किया बोल के ये ढोल बजाते आ रहे हैं। और वो जो रिजल्ट जो है ऑपरेशन सिंदूर में पता चल गया कि कितने देश हमारे समर्थन में सपोर्ट करे। सिर्फ एक देश को छोड़ के कोई देश, ना पड़ोसी ना दूर का, ना जहां मोदी साहब गए थे वहां से कोई अप्रिसिएशन आया ना कुछ आया। तो हम अलग थलग हो गए, तो पता चला कि मोदी की फॉरेन पॉलिसी जो है फ्लॉप हो गई है। और ये गोदी मीडिया को कुछ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन बढ़ा के बताने का अवसर नहीं था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भी जो है इक्का दुक्का एरिया में करके वो भी हॉल्ट हो गया है। उसे आगे बढ़ाने की कोशिश भी करे, लेकिन जनता जो है समझ गई कि ये जो है प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रियलिटी कुछ और है। और ये बढ़ चढ़ के बताया कि हम कश्मीर लिबरेट करेंगे, पाकिस्तान को हम ये कर देंगे वो कर देंगे बोल के 2-3-4 दिन में ही अमेरिका के दबाव में आके सीज फायर एक्सेप्ट किया, जो रियलिटी है। लेकिन अब जाओ वहाँ डिप्लोमेसी इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, ये सब बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इटाली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सब। तो वहाँ ये अपना अपना रोल देखिए, सबसे महत्वपूर्ण रोल ब्रिटेन का है, क्योंकि ब्रिटेन कई सेंचुरी से रशिया का दुश्मन है। जब वो भारत में थे तभी भी लॉर्ड कर्जन के जमाने में उन्होंने कहा कि रशिया जो है अफगानिस्तान को लेना चाहता है और ईरान को लेना चाहता है, ये गल्फ की तरफ अपने वार्म वाटर्स की तरफ बढ़ना चाहता है बोल के। तो उसके बाद से कोल्ड वॉर में भी ब्रिटेन ने बहुत बड़े पैमाने पे ये कोल्ड वॉर को जारी रखा। और कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद 91 से लगातार ब्रिटेन जो है अमेरिका को सलाह दे रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन रशिया है और कोई नहीं है। तो ब्रिटेन जो है अमेरिका को मना लिया है कि ये यूक्रेन के जरिए ही हम रशिया को कमजोर कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं, जैसा अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके हमने सोवियत यूनियन को वहां भगा के जो सबसे बड़ा दुश्मन था सोवियत यूनियन, हम उसके टुकड़े कर दिए बोल के। तो अब यही पॉलिसी जो है अमेरिका इसमें उलझ गया था। ट्रम्प साहब उसको उससे बचना चाहते थे, उन्होंने भी प्रयास किया 3 महीने में, लेकिन कुछ खास प्रगति नहीं हुई, क्योंकि जो डीप स्टेट है अमेरिका में, चाहे वो CIA हो या वॉल स्ट्रीट हो या ज़ायनिस्ट लॉबी हो वगैरह, ये नियोकॉन्स हो, ये सब जो है अड़े हुए हैं कि ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को अगर एक्टिव रखना है तो रशिया को जंग में और उलझाना है, रशिया को यूक्रेन को हथियार देना है और दूसरी प्लानिंग करना है यूरोप में, जैसे ईस्ट यूरोप में न्यूक्लियर वेपन्स तैनात करने की, मिसाइल्स तैनात करने की। तो ये जो है बड़ी प्लानिंग चल रही है। देखिए आप 1 साल से नाटो कमांडर, सेक्रेटरी जनरल, चाहे वो स्वीडन, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को हो, सबको उन्होंने सलाह दे रहे हैं कि हम रूस के साथ जंग के लिए तैयार रहना है, डिफेंस प्रोजेक्ट बढ़ाना है।
और स्टैंडिंग आर्मी को चौकन्ना रहना है और आर्म्स एंड एम्युनिशन को हमको जखीरा बनाना है, स्टोर हाउस में रखना है और जो भी यूक्रेन वॉर में दिए हैं उसको जल्द से जल्द उसको रिप्लेनिश करना है बोल के लगातार बोल रहे हैं। ये सब वार्निंग क्यों दे रहे हैं कि सीजफायर वहां एक्सेप्ट करना है? तो पहले से ही उनका जो है मुद्दा रशिया को हराने का था यूक्रेन के जरिए। तो ये सिर्फ प्रीटेक्स्ट था, क्योंकि अमेरिका इसमें बहुत बुरी तरीके से मुलविस हो गया, इन्वॉल्व हो गया है। तो उसको बचना चाहिए था, बचना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस मिलके उसको और घेरे में ले लिए हैं और चपेट में ले लिए हैं और अमेरिका इससे बच नहीं पा रहा है और ये यूक्रेन की जंग जो है और खींचते जाएगी। जिस तरीके से यूक्रेन ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहा है और जवाबी कार्रवाई में रूस भी बमबारी कर रहा है दिन रात। तो जो आगे का सिनारियो मुझे लगता है कि ये एस्केलेशन होगा, डी एस्केलेशन नहीं होगा, एस्केलेशन होगा और उनका असल मकसद पुतिन को निकालना है और रूस को चीन से अलग थलग करना है और नया लीडर वहाँ येल्सिन जैसा, बोरिस येल्सिन जैसा मॉस्को में बिठा के वहाँ का तेल और गैस दोबारा वेस्ट यूरोप को और यूरोप को सप्लाई करना है, जो कि अब बंद पड़ा है, जिससे यूरोप की और नाटो की अर्थव्यवस्था पे काफी गंभीर असर हुआ है, जो वो पुतिन को जिम्मेदार ठहराते हैं। और चूंकि अमेरिका से गैस और तेल बहुत महंगा हो गया है और चूंकि अमेरिका टैरिफ लगाना चाहता है यूरोपियन एक्सपोर्ट्स पे, तो चीन के ऊपर भी सैंक्शंस लगाओ बोल के अमेरिका का दबाव है और चीन के बगैर वेस्ट यूरोप की या नाटो की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो वो जारी रखे हैं ट्रेड को चीन के साथ। लेकिन जो अमेरिकन एजेंडा है वो समझ नहीं पा रहे हैं वेस्ट यूरोप। वेस्ट यूरोप को रशिया से खतरा ज्यादा है, लेकिन अमेरिका को चीन से ज्यादा खतरा लगता है। ये दोनों में अनबन लगी है, कॉन्फ्लिक्टिंग पुल्स एंड प्रेशर जो इंग्लिश में बोलते हैं। ये चीन और रूस के कश्मकश में जो है वेस्ट यूरोप और अमेरिका फंस गया है, जिसमें की रोल भारत उनकी नजर में अदा कर सकता है, क्योंकि भारत सिर्फ एक ऐसा देश है जो दोनों के साथ हम काफी अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। उसके अलावा हमारा ग्लोबल साउथ में भी काफी इन्फ्लुएंस है ब्रिक्स के जरिए। तो इस सब को अमेरिका और वेस्ट यूरोप इस्तेमाल करना चाहते हैं इन दोनों देशों के खिलाफ। तो बहुत पेचीदा मामला है प्राइम मिनिस्टर मोदी को हमारा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चीन के साथ भी एस्केलेट ना हो और हमारी दोस्ती रशिया के साथ भी निर्भर रहे और ग्लोबल साउथ में भी इनका विश्व गुरु का इमेज भी डैमेज ना हो बोल के ये तीनों परिस्थितियों में ये जकड़े गए हैं और ये एक डोमेस्टिक पॉलिसी यहाँ पोलराइजेशन करके उनकी हिम्मत बढ़ गई और बाहर बाहर पे भी ऐसी कार्रवाई करें जिससे हमारी फॉरेन पॉलिसी को काफी धक्का पहुंचा है और उसको लीवरेज की तरह कनाडा और अमेरिका इस्तेमाल कर रहे हैं और जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री कमजोर हो गई है और सिर्फ जी हुजूरी करते आ रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को अचानक खत्म करना इस सीजफायर के जरिए या अब निज्जार के मामले में और जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स जो इन्वॉल्व हैं बोल के कनाडा की पुलिस जो आरोप लगा रही है, उससे बचना मुश्किल हो गया है। तो ये बहुत पेचीदा मामला है। अगर वो नहीं जाते तो यहाँ डोमेस्टिक इमेज उनका खतरे में था, अगर वहां जाते हैं तो अब यूक्रेन के मसले को यूज करके और रशिया से और चीन से अलग थलग करना चाहते हैं और ये काफी दुविधा में पड़ गए हैं ये प्रधानमंत्री। और मेरे ख्याल से ये सलाह जो इनको दिए है, चाहे अमेरिका हो, निज्जार के मामला में हो, या तो अजित डोवाल बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं या जयशंकर गलती कर चुके हैं और वो दोनों भी मानने के लिए तैयार नहीं है और प्रधानमंत्री जो है इन दोनों इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स या एडवाइजर्स के बीच में फंस गए हैं, क्योंकि ये निकल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और पीछे भी मुड़ के नहीं दे सक रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर वो चाहते हैं कि भारत में इतने ऐसे जहन हैं जो उनको बता सकते थे पार्लियामेंट की क्या राय दे सकते थे या पार्लियामेंट्री एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी में, लेकिन ये इतना गुरूर, इतना अहंकार है इस गवर्नमेंट को
कि अपोजिशन को निखारते हैं, उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, पार्लियामेंट में हो या स्पेशल सेशन हो या ऑल पार्टी मीटिंग में हो, इतना विरोध करते हैं। तो इससे पता चलता है कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बोल के सिर्फ नारा बोलते हैं, लेकिन असल में जो है ये डिक्टेटर की तरह चला रहे। जी। चलिए, तो देखना होगा कि अल्बर्टा की इस G7 समिट में क्या होता है, मोदी जी का विरोध किस तरह से लोग करते हैं, मार्क कार्नी के लिए भी पॉलिटिकली कितनी एक टफ सिचुएशन होती है। सिद्धार्थ कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए, बहुत संक्षेप में। हाँ, बहुत बहुत संक्षेप में भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि मानता है कि हमारा वाला 56 इंच का शेर है, तो 56 इंच का शेर भी ना अपने जंगल का शेर होता है। G7 में ना एक दूसरा शेरों का झुंड है, क्योंकि वो जो कनाडा हो, अमेरिका हो, जापान हो, ये लोग भी ना अपने आप में बहुत बड़े लोकतंत्र भी हैं भारत की तरह, और भारत की तरह एक मजबूत अर्थव्यवस्था भी है, तो वो लोग भी अपने आप में एक शेर हैं। तो कभी भी शेर को ध्यान में, अकेले शेर को ध्यान में रखना चाहिए कि शेरों का झुंड जहां है वहां नहीं जाना चाहिए। शेरों के झुंड में अकेला शेर जाएगा तो बाकी शेर उसको घेर लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, इस चर्चा को खत्म करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पाशा, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।